नमस्कार। होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो है, ये एपिसोड है आज का। और मेरा विश्वास है कि मेष राशि वालों को आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ मिलने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन को बदलने वाली 2026 में आपके भविष्य को बेहतर बनाने वाली बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, जनवरी खत्म होने पर है और वर्ष के आरंभ में राशिफल के रूप में मेष राशि से संबंधित राशिफल अनेक चैनल पर, अनेक ज्योतिषियों द्वारा, ज्योतिर्विदों द्वारा आपने सुना होगा। किसी ने छप्पर फाड़ कर आपको धन दिया होगा, किसी ने चढ़ती साढ़े जो मेष राशि पर चल रही है उसमें वारे न्यारे कर देने वाला, आपको अचानक राजा बना देने वाला, बहुत सारी बातें सुनी होगी आपने। लेकिन इस अचर पचर में और इस तरह तरह की बातों में होता क्या है कि काम की बातें स्किप कर जाती है, काम की बातें आपके हाथ से निकल जाती है व्यूज के चक्कर में, और आपको बेवजह खुश करने के चक्कर में अनाप शनाप बोलकर आपको राजा बना देने की बात, आपको छप्पर फाड़ कर आपकी तिजोरी आज ही के दिन भर देने वाली बात, इतनी सारी बातें होती है कि ज्योतिष का जो असली मकसद है कि आप उससे कुछ लाभ उठाएं, समय से पहले सावधान हो जाएं, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो मेष राशि वालों को मैं बिल्कुल शुद्धतम तरीके से ये कहना चाहूंगा कि आप गौर से सुने कि वर्ष 2026 आपके साथ क्या करने वाला है। देखिए, आज के इस एपिसोड में 3-4 जो बड़े ग्रह हैं जिनका राशिफल में बड़ा योगदान होता है, जैसे कि शनिदेव, बृहस्पति, राहु केतु, इन ग्रहों की स्थितियों पर हम नजर डालेंगे कि ये बड़े ग्रह जो हैं, जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, वो मेष राशि वालों के साथ क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात मैं शनिदेव की करूंगा, क्योंकि बुरी खबर से यदि आपकी शुरुआत करूं और बुरी खबर पहले बता दूं तो अच्छा होगा, ताकि अच्छी खबरों के साथ आज का ये एपिसोड खत्म किया जाए। तो सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। देखिए, अधिकांश ज्योतिषी कहते हैं कि 6, 8, 12 इन घरों में अगर शनिदेव हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत ऐसा कहता है कि षष्टम, अष्टम और द्वादश इन 3 घरों में अगर शनिदेव हो तो अच्छा फल देता है। लेकिन ये बिल्कुल एक सामान्य बात है। मेष राशि वालों के लिए अलग से शनिदेव की चर्चा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी है। तो चूंकि वो आपके करियर के, कार्य क्षेत्र के, मान सम्मान के दशम भाव के स्वामी हैं और एकादश जो कि धन का स्वामी है, धन के स्वामी हैं, तो ये 2 भावों के स्वामी होने के कारण मेष राशि वालों के लिए ये एक तरह से अकारक हो जाते हैं। अकारक होने का मतलब है कि शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रह जाते। ऐसे में यदि उनका पोजीशन द्वादश भाव में है तो सबसे पहले ज्योतिषियों की जो एक सामान्य चर्चा है और सामान्य सूत्र है कि षष्टम, अष्टम और द्वादश में वो अच्छा फल देते हैं, उसका एक फल तो आपको मिलेगा। द्वादश में होने के कारण उनकी सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है। तो यदि इस वर्ष किसी शत्रु से आप परेशान हैं, मुकदमा से ग्रस्त हैं, मुकदमे में फैसला चाहते हैं, किसी शत्रु का मान मर्दन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया हो, शत्रु को शिकस्त देना बहुत जरूरी हो गया हो, लंबे समय से किसी रोग के जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ऐसे में शनिदेव की यहां से जो सप्तम दृष्टि है बहुत अच्छी है
उसमें ज्योतिषियों का जो ये सामान्य सूत्र है कि वो द्वादश में अच्छा फल देते हैं, वो यहां पर सटीक बैठेगा कि शत्रुओं से, रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शनिदेव साढ़े के मूड में है, साढ़े शुरू कर चुके हैं आपके राशि पे। प्रथम 2.5 वर्ष की साढ़े शुरू है। चढ़ती साढ़े इसको कहते हैं। तो ये चढ़ती साढ़े जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य को दिक्कत दे सकता है। ये हल्का ही दिक्कत होगा, लेकिन निश्चित रूप से दिक्कत होगा। और शनिदेव जो कि दुख के प्रतीक हैं, एक प्रतीक उनका दुख भी है, कष्ट देने में उनका कोई दूसरा कोई जवाब नहीं है। वह आपके लग्न के करीब साढ़े के रूप में जा रहे हैं, तो इस वर्ष थोड़ा सा कष्ट अनुभव आप करेंगे। शनिदेव का यहां द्वादश में होना, अब जिस बात पे मैं आपको वापस लाना चाहता हूं कि यहां पे द्वादश में मेष राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत बेहतर नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बड़ी गहराई से आप इस बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप गहराई से सुनेंगे तो समय रहते ये जो 11 महीने हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं। द्वादश में यहां शनिदेव अनावश्यक धन का व्यय करते हैं। बेवजह के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे ये पूरे वर्ष, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव यहीं रहने वाले हैं। तो शनिदेव आपके बड़े खर्चे बढ़ाएंगे, अनाप शनाप बेमतलब के खर्चे करवाएंगे। तो बेमतलब की आर्थिक हानि जो है वो आपको कई बार कष्ट देगा। एकादशेश का स्वामी होकर द्वादश में बैठकर धन के अवसर भी वो थोड़े से कम करेंगे। ये यहां पर शनिदेव का फल है। तो शनिदेव चूंकि यहां पर हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, व्यर्थ खर्च के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और समय रहते इसको रोकना होगा। कैसे हो, हम आगे बात करेंगे। ये आपके शरीर में जो द्वादश भाव है वो पैर का हिस्सा है, और यहां पर शनिदेव बैठकर आपके पैर को कष्ट दे रहे होंगे। यदि पैरों में पहले से कष्ट है तो शनिदेव यहां बढ़ाएंगे, नहीं है तो नए कष्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप बेहद स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं तो हो सकता है शनिदेव के इस कष्ट से आप बच जाएं और बच सकते हैं। तो यहां द्वादश में शनिदेव बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। ये तो थोड़ी सी निगेटिव और नकारात्मक चीजें हुई, लेकिन मेष राशि वालों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें क्या है। गुरु पे आते हैं। गुरु इस वक्त वक्री होकर तृतीय भाव में। मेष राशि वालों के लिए ये बड़ी अच्छी स्थिति है। तृतीय भाव में बैठकर आपके यश को तो थोड़ा बेहतर करने में लगे ही हैं, भाई बहनों से संबंध बेहतर करने में लगे ही हैं, भाई बहनों के सुख दे रहे हैं। यहां पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो उनका बड़ा पसंदीदा भाव है। तो इस वर्ष, अब ये भी आपको बता दूं कि ये वक्री तृतीय भाव में वक्री हैं 1 जून को, 1 जून तक। 1 जून को ये मार्गी होकर 1 जून की रात में जब ये आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी आपके सुख को मजबूत करेंगे, प्रॉपर्टी को मजबूत करेंगे, माता के लिए बेहतर होंगे, सुख भाव को बढ़ाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर आप ये देखें कि चाहे वो तृतीय भाव में हो या 1 जून को वो चौथे भाव में जाएं, दोनों ही स्थिति में इनका फल आपके लिए हर हालत में विचरण करेंगे। अभी वो आपके भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य के कई अवसर आपके जीवन में वो पैदा करेंगे। यदि प्रमोशन के आप करीब हैं और आप प्रतीक्षा में हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए, ऐसी किसी रेस में है, ऐसी किसी स्थिति में है, तो वहां पर ये उछाल दे सकते हैं, आपको भाग्योदय के अवसर प्रदान कर सकते हैं। और नहीं भी ऐसा कोई स्थिति हो तो भी करियर के लिए ये बेहतर स्थिति रहेगा। 31 अक्टूबर को जब ये आपके जन्म कुंडली के 5वें भाव में जाएंगे तो वहाँ भी इनका फल आपके संतान और अन्य के लिए बेहतर ही होगा। तो वहाँ भी बेहतर फल है।
चौथे में आपके प्रॉपर्टी को, वाहन को, वाहन सुख और आपके सुख में वृद्धि करने का इनका काम होगा। तो यह भी गुरु की स्थिति जो है वो 2 महीने इस वर्ष जो आपको मिलेंगे, आगे 2027 में तो मिलेंगे ही, लेकिन 2026 में जो शेष 2 महीने होंगे, नवंबर और दिसंबर, यहां भी गुरु अच्छा फल देंगे। तो गुरु तो आप पर बड़ी कृपा करने वाले हैं। गुरु किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं दे रहे हैं। राहु केतु भी अच्छी स्थिति में है। इस वक्त राहु कुंभ राशि में बैठकर आपके एकादश भाव में है और उनके ठीक सामने केतु सिंह राशि में। तो राहु केतु की जो ये स्थिति है एकादश और पंचम में, कुंभ और सिंह में, ये बेहतर है। एकादश भाव में कोई भी पाप ग्रह फल देता है और एकादश में यहां राहु एक बड़ा ही अच्छा अवसर आपके लिए पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु किसी भी तरह से शुभ है तो ये पूरा वर्ष बड़ा ही बेहतर है कि आप राहु देव को हो सकता है जितना उतना खुश रखें। क्यों? क्योंकि राहु अचानक धन लाभ देने में, बड़े बड़े धन लाभ देने में बड़ी ही रुचि रखते हैं। तो इस वर्ष यदि आपने राहु की कृपा प्राप्त कर ली, उनको खुश कर दिया, तो यकीन मानिए कि राहु आपके वारे न्यारे कर देंगे। ये जो बातें आपने सुनी होगी अनेक ज्योतिषियों से कि मेष राशि वालों को इस बार छप्पर फाड़ कर शनिदेव देने जा रहे हैं, वो शनिदेव के संबंध में सच नहीं है, लेकिन राहु के संबंध में बिल्कुल सच है। किंतु यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, तब भी एकादश में छप्पर फाड़ कर तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई न कोई बड़े धन के अवसर वो आपके लिए पैदा करेंगे। केतु भी पंचम में है, कुल मिलाकर वहां भी स्थिति उनकी ठीक है। तो राहु, केतु और बृहस्पति ये आपके जीवन को बेहतर करने में जुटे हुए हैं 2026 में। लेकिन फिर एक बार मैं लौटूंगा कि शनिदेव, जिनका बड़ा ही प्रचंड ताकत है और जो बड़े ही प्रचंड तरीके से साढ़ेसाती के रूप में आपकी ओर चल रहे हैं, उनके लिए आपको विशेष कुछ सोचने की जरूरत है। आपको करना क्या चाहिए? जितना संभव हो शनिदेव को खुश करें। उसके लिए ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे तिल तेल या सरसों तेल का दिया जला सकते हैं। कोई भी विकलांग व्यक्ति या जो भी श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता है, उसको शनिवार को यदि आप खुश करें, शनिदेव को प्रसन्न करने से वो अपना कोप कम कर देंगे। वृद्ध व्यक्ति जितने भी हैं, वृद्ध पुरुष हो, स्त्रियां हो, वृद्धाश्रम है या आपके घर में आसपास जो वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो शनिदेव का कोप कम होगा। ये तो शनिदेव के उपाय है। चूंकि आप मेष राशि वाले हैं तो पूरे वर्ष, यह वर्ष इस वर्ष में मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है। तो मंगल सेनापति हैं और आप मेष राशि वाले हैं, तो किसी भी प्रकार से बजरंगबली को नहीं छोड़ना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत बेहतर होगा आपके लिए और मंगल की कृपा बढ़ेगी। राहु देव को खुश करने के लिए ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः या ओम रांग राहवे नमः, यह जो बीज मंत्र है इसका निश्चित रूप से आप जाप करें। और शनिवार के दिन काला तिल, कंबल जरूरतमंदों को आप दान करें या काले वस्त्र दान करें, काले कुत्ते की सेवा करें। इस तरह के कार्य करके आप राहु देव को खुश कर सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ आराध्य देव हैं, भैरव की पूजा राहु देव को खुश करने के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। राहु देव को निश्चित रूप से आप पकड़ें, क्योंकि राहु देव यदि खुश होंगे तो इतने अच्छे पोजीशन में वो एकादश भाव में है कि आप जिस धन की प्रतीक्षा में हैं,
जिस बड़े जैकपॉट की, जिस बड़े धन की प्रतीक्षा में है, वो आपको वो सुलभ कर दे सकते हैं। गुरु के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुओं को, ब्राह्मणों को, मंदिर में भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी को गुरुवार के दिन प्रणाम करें, वो तो आपको अच्छा फल देने में जुटे ही हैं। यदि आप ये सब कुछ करते हैं तो गुरुदेव और प्रसन्न होंगे। तो इन सारे उपायों से मेष राशि वाले 2026 को शानदार बना सकते हैं। तो अपने मेष राशि वालों के लिए जो भविष्यवाणी है, जो राशिफल है, उसको एक बार जरूर करेक्ट कर लें मेरे इस वीडियो से, मेरे इस आज के एपिसोड से, और इससे निश्चित रूप से लाभ लें। और इतनी सारी प्यारी बातों के बीच बिना समय गमाए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।